नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रिजवान सर एक बार फिर लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, नंदन अभिनंदन खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम का जो दोस्तों डेट अनाउंसमेंट हो चुका है और साथ ही साथ यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, यूपीएचडी का फॉर्म आ चुका है दोस्तों। इन सारे एग्जामों को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों लक्ष्य परिवार ने एक नई रणनीति बनाई है, जहां पर हमारी प्रश्नोत्तरी के साथ क्लास हो रही थी दोस्तों, वहीं अब थ्योरी बेस्ड क्लास आएगी। खासकर यूपीएसआई, यूपीपी और यूपीएचजी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, इसके अलावा जो ये आपकी क्लास होने वाली है सिर्फ यूपीएसआई ही नहीं दोस्तों, इसमें आप लोअर पीसीएस तक कवर कर सकते हैं, पीसीएस प्रीलिम्स भी कवर कर सकते हैं, या जो भी अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो देर ना करें दोस्तों, ये थ्योरी बेस्ड क्लास होने वाली है जो प्रत्येक बृहस्पतिवार रात 8 बजे आपको मिलने वाली है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। एकदम हम लोग बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाली है दोस्तों। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़वाया जाए दोस्तों, तो पॉलिटी हम लोग थ्योरी बेस्ड पर लेकर आ रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा और शुरुआत हम लोग करेंगे दोस्तों पॉलिटी की, बिल्कुल शुरुआत से। इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान पर हम लोग बात करना चाहते हैं दोस्तों। इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। पॉलिटी भारतीय संविधान पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान पर बात करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। मेरे दोस्तों भारतीय संविधान पर हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले दोस्तों। सबसे पहले परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, संविधान कहते किसे हैं दोस्तों, तो आप बताना मूलभूति सिद्धांतों का मूलभूति दस्तावेज जिससे किसी देश का शासन प्रशासन संचालित किया जाता है दोस्तों। शासन प्रशासन संचालित किया जाता है संविधान कहलाता है मेरे प्यारे। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो मेरे दोस्तों संविधान की कोई परिभाषा पूछे तो एक लाइन में से बताना, मूलभूति सिद्धांतों का मूलभूति दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश का शासन प्रशासन संचालित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, उसी को हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं एक ऐसी किताब जिसमें दोस्तों रूल्स रेगुलेशन से किसी देश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, उसी को संविधान कहा जाता है। तो भारत का भी एक संविधान है दोस्तों, उसी संविधान के अकॉर्डिंग भारत का जो प्रशासनिक तंत्र रेगुलेट किया जाता है उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। लेकिन किताबी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार है जो आपके सामने है, मूलभूत सिद्धांतों का मूलभूति दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश का शासन प्रशासन संचालित किया जाता है, उसी को मेरे प्यारे हम लोग संविधान कहते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना दोस्तों। अब अगली बात होती है दोस्तों कि संविधान कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रकार, जो अगली हेडिंग होगी दोस्तों वो आपकी होगी संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार पर हम लोग बात करेंगे, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर हम लोग बात करना चाहते हैं दोस्तों। तो संविधान दो प्रकार का होता है दोस्तों, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। संविधान दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मेरे दोस्तों लिखित संविधान होता है, एक लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हम लोग। एक प्यारे दोस्तों अलिखित संविधान अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अलिखित संविधान दोस्तों, अलिखित संविधान। लिखित संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान किसे कहते हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है मेरे दोस्तों। लिखित संविधान वह संविधान होता है दोस्तों, इसमें आप लिख लीजिएगा लिखित संविधान में, इसमें लिखिएगा दोस्तों लिखित संविधान वह संविधान होता है
होता है जिसका अधिकतम भाग रिटन फॉर्म में होता है। कहने का मतलब मेरे दोस्तों लिखित होता है। तो मेरे दोस्तों रिटन संविधान किसे कहते हैं, लिखित संविधान किसे कहते हैं दोस्तों? तो ऐसा संविधान जिसका अधिकतम पार्ट रिटन फॉर्म में होता है, लिखित होता है, उसको हम लोग लिखित संविधान कहते हैं। इसकी एक और बड़ी विशेषता होती है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखना है। इसकी एक और बड़ी विशेषता ये होती है कि जो लिखित संविधान होता है संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है। तो इसका जो निर्माण होता है दोस्तों, देखिए रिटन संविधान का इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है दोस्तों। संविधान सभा द्वारा किया जाता है मेरे प्यारे, ये भी ध्यान में रखना है, किया जाता है। तो दोस्तों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूछेगा किसे कहा जाता है, लिखित संविधान किसे कहा जाता है? तो लिखित संविधान एक ऐसा संविधान जिसका अधिकतम पार्ट रिटन फॉर्म में होगा, लिखित रूप में होगा, उसको लिखित संविधान कहते हैं। इसका जो अधिकतम भाग होता है दोस्तों, ध्यान रखना, और इसका जो निर्माण जो होगा ये संविधान सभा द्वारा किया जाता है। ये संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। कौन? लिखित संविधान। वहीं पर बात अलिखित संविधान की कर ली जाए दोस्तों, अलिखित संविधान किसे कहते हैं? तो आप बता देना दोस्तों, अलिखित संविधान जो या इसका अधिकतम भाग अलिखित रूप में होता है दोस्तों, अनरिटन फॉर्म में होता है, अलिखित होता है। और दोस्तों इसमें जो रीति रिवाजों पर आधारित होता है, किस पर दोस्तों? रीति रिवाजों पर आधारित होता है, रीति रिवाजों पर आधारित होता है, रिवाजों पर आधारित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अलिखित संविधान कहते हैं, आधारित होता है। तो मेरे दोस्तों विशेष ध्यान रखना, अलिखित संविधान किसे कहते हैं? ऐसा संविधान जो प्यारे दोस्तों जिसका अधिकतम भाग अनरिटन फॉर्म में होगा और जो रीति रिवाजों पर आधारित होता है, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों अलिखित संविधान के नाम से जानते हैं। यहाँ एग्जाम्पल बेस्ड प्रश्न आएगा, सीधा सवाल होगा, निम्न में से किस देश का संविधान अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है? तो सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों वो ब्रिटेन हो, इंग्लैंड हो या मेरे दोस्तों यूके हो। विशेष ध्यान में रखना। यहाँ अगले पेज पर हम लेते हैं दोस्तों अलिखित संविधान के कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। ये देखो लिखित संविधान के कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। लिखित संविधान के एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर, यानी कि जैसे आप समझ लीजिएगा, भारत का जो संविधान है रिटन संविधान है, यूएसए का जो संविधान है ये भी रिटन संविधान है दोस्तों। भारत का जो संविधान है रिटन संविधान है, लिखित संविधान है। यूएसए का जो संविधान है ये भी लिखित संविधान है। लेकिन दोस्तों अलिखित संविधान में सबसे बेस्ट जो प्रश्न पूछा गया, अलिखित संविधान में दोस्तों संविधान सबसे बेस्ट है जो, जैसे प्यारे दोस्तों ब्रिटेन ऑब्लिक इंग्लैंड ऑब्लिक यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम लोग कहते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं इजराइल का जो संविधान है, इजराइल का जो संविधान है, कुछ रिटन है कुछ अरिटन है। सऊदी अरब का संविधान आप देखेंगे, सऊदी अरब का जो संविधान है दोस्तों, सऊदी अरब का जो संविधान है ये भी दोस्तों आदि लगा देना, ये भी कुछ रिटन में है कुछ अनरिटन में है दोस्तों। तो विशेष ध्यान रखना, सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूके का जो संविधान है दोस्तों पूर्णतः अनरिटन फॉर्म में पाया जाता है। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान है? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों ब्रिटेन का जो संविधान है, इंग्लैंड का जो संविधान है, यूके का जो संविधान है। देश एक ही है दोस्तों, नाम इसके अलग अलग हैं। जो भी ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों। तो आपसे पूछा जाएगा विश्व का वह कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित संविधान है? तो आप ऑप्शन में ढूंढना, या तो ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन नहीं होगा तो इंग्लैंड होगा, इंग्लैंड नहीं होगा दोस्तों तो यूनाइटेड किंगडम होगा। तो यहीं से एक प्रश्न ये भी बन जाता है दोस्तों, इसको थोड़ा नोट में डालकर लिखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट में आपको लिखना है दोस्तों।
नोट में लिख लीजिए इस बात को आप। ठीक है दोस्तों, नोट में लिखना है। देखिए, एक सवाल ये बनता है कि दुनिया का वह कौन सा देश है जिसका संविधान सबसे लचीला है, सबसे फ्लैक्सिबल है दोस्तों। तो ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का जो संविधान है दोस्तों, ब्रिटेन, इंग्लैंड या मेरे दोस्तों यूके का जो संविधान है, यूके का संविधान विश्व का सबसे फ्लैक्सिबल, विश्व का सबसे लचीला संविधान है, सबसे लचीला संविधान है दोस्तों, लचीला संविधान है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखना, ब्रिटेन की जो संसद है ये रिटेन फॉर्म में है, इसीलिए दोस्तों ये पूछा जाता है विश्व में किस देश के संविधान को संसद की जननी कहा जाता है, तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है दोस्तों। विश्व में संसद की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों, आप बताना, ब्रिटेन को कहा जाता है। इसको भी आप नोट में लिखेंगे दोस्तों, इसको भी आप क्या करेंगे, नोट में लिखना है मेरे दोस्तों। नोट में इस बात को भी लिखना है, विश्व में संसद की जननी ब्रिटेन ऑब्लिक इंग्लैंड ऑब्लिक यूके को कहा जाता है, तो मेरे दोस्तों इस पर थोड़ा नज़र रखना। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है ये जो आपके सामने है मेरे प्यारे, ध्यान में रखना। इसके बाद बात ये आती है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग कब और किसने किया है, ये बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगली जो हेडिंग होगी आपकी यही होने वाली दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग कब और किसने किया। लेकिन एक बार इसको थोड़ा दिमाग में कंसीडर करना दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले संविधान किसे कहते हैं, तो मूलभूत सिद्धांतों का मूलभूत दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश का शासन प्रशासन संचालित किया जाता है, चलाया जाता है, उसको संविधान कहते हैं दोस्तों। और दूसरी बात, संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान होता है, दूसरा अलिखित संविधान होता है। जो लिखित संविधान होता है दोस्तों, इसका अधिकतम पार्ट रिटन फॉर्म में होता है, रिटन मतलब लिखित रूप में होता है, उसको हम लोग लिखित संविधान कहते हैं। और लिखित संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों, जो संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है, ये बड़ी विशेषता है। जैसे भारत का संविधान रिटन संविधान है, अमेरिका का संविधान रिटन संविधान है। वहीं दूसरी तरफ अलिखित संविधान, ऐसा संविधान जिसका मेरे दोस्तों अधिकतम पार्ट अरिटन फॉर्म में होता है, अलिखित होता है, जो रीति रिवाजों पर आधारित होता है दोस्तों, उसको अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल था ब्रिटेन, और उसके बाद ना हो ऑप्शन में इंग्लैंड, वो भी ना हो तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, दुनिया का ऐसा संविधान है जो अरिटन फॉर्म में पाया जाता है दोस्तों। लेकिन ब्रिटेन की जो संसद है वो रिटन फॉर्म में है, इसीलिए विश्व में संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है दोस्तों। इसको आप बहुत अच्छे से समझते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि जो हमने नोट में लिखवाया है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। विश्व में सबसे फ्लैक्सिबल, सबसे लचीला संविधान किसका है, तो बताना आप ब्रिटेन का है। ऑप्शन में ना हो तो इंग्लैंड, ना हो तो यूके है दोस्तों। इतनी बात आप समझते चलिएगा दोस्तों। आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं वो ये हेडिंग डालनी है, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग कब और किसने किया था, यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगला जो हेडिंग होगी आपकी यही होगी, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग कब और किसने किया था दोस्तों, ये होगी आपकी हेडिंग। भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग कब और किसने किया था, कब और किसने किया था, ये होगी आपकी हेडिंग मेरे दोस्तों। विशेष ध्यान रखना, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग कब और किसने किया था, ये आपकी होगी हेडिंग। तो मेरे दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट लिखना है ये लिखना है, बात है 1895 ईस्वी में, वर्ष 1895 ईस्वी में दोस्तों सर्वप्रथम संविधान की मांग दोस्तों, सर्वप्रथम संविधान की मांग स्वराज विधेयक के माध्यम से मेरे दोस्तों,
स्वराज विधेयक के माध्यम से मेरे प्यारे माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था। बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था दोस्तों, तिलक ने किया था। देख लिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने किया था दोस्तों? तो बात है 1895 ईस्वी की। 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान की मांग जो किया है बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जो तिलक साहब संविधान की डिमांड कर रहे हैं दोस्तों, इसमें स्पष्ट क्लियरिटी ये नहीं है, स्पष्ट प्रोविज़न नहीं है दोस्तों कि जो संविधान की डिमांड तिलक साहब कर रहे हैं इसको भारतीय बनाएंगे या ब्रिटिश बनाएंगे। इस बात का यहाँ पर क्लियर प्रोविज़न नहीं है दोस्तों। अब अगला प्रश्न ये बनेगा कि भारत में सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की मांग किसने किया? एक शब्द जुड़ेगा भारतीयों द्वारा, तो प्यारे दोस्तों आंसर बदल जाएगा। और जब ये प्रश्न पूछे कि भारत में सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की मांग किसने की, तो उस शख्स का नाम है महात्मा गांधी साहब ने किया था, और 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था मेरे दोस्तों? 1922 ईस्वी में। और तिलक साहब ने जो स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग कर रहे हैं दोस्तों, इसमें क्लियर प्रोविजन नहीं है कि इसको भारतीय बनाएंगे या ब्रिटिश बनाएंगे। तो दोस्तों 1922 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1922 ईस्वी में भारतीयों द्वारा, ये देखो एक शब्द जुड़ेगा दोस्तों, भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की मांग, भारतीयों द्वारा दोस्तों द्वारा संविधान बनाने की मांग, संविधान बनाने की मांग महात्मा गांधी ने किया था। किसने दोस्तों? महात्मा गांधी ने किया था। इस बात को ध्यान में रखना, किसने किया था मेरे प्यारे? महात्मा गांधी ने किया था। मेरे दोस्तों विशेष ध्यान रखना, ये ऐसी क्लासेस की प्रॉपर नोट्स आप तैयार करें, बहुत ही मदद करने वाला है आपके सभी प्रतियोगी एग्जाम में मेरे दोस्तों। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम संविधान बनाने की मांग किसने किया? तो आप क्या आंसर देंगे? बाल गंगाधर तिलक साहब। लेकिन यहाँ पर क्लियर प्रोविज़न ये नहीं है कि इसे भारतीय बनाएंगे या ब्रिटिश बनाएंगे। लेकिन भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की मांग सबसे पहले किसने किया? तो बात है 1922 में। किसने किया दोस्तों? महात्मा गांधी साहब ने किया। लेकिन जैसे महात्मा गांधी ने ये कहा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, तो ब्रिटिश यहाँ पर तंज करते हैं दोस्तों, किसको? हमारे भारतीयों पर। और क्यों तंज कसते हैं उसका एक रीज़न है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आपने देखा, वर्ष 1906 ईस्वी में जब आपने देखा, तो मुस्लिम लीग पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का पृथक्करण हो चुका था बंगाल विभाजन के बाद दोस्तों, वर्ष 1906 ईस्वी में। अब जब ब्रिटिशों ने देखा कि भारतीय हैं एक प्लेटफॉर्म पर खुद ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर तंज कस रहे हैं दोस्तों। पहले आप भारतीय एक प्लेटफॉर्म पर आइए, उसके बाद भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की बात करिए। तो इस चुनौती को जो स्वीकार कर रहे हैं उस शख्स का नाम है मोतीलाल नेहरू साहब। मोतीलाल नेहरू साहब वर्ष 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट पेश कर रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे? देखिए, वर्ष 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा मेरे प्यारे, नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। क्या किया गया दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। क्या पेश किया गया मेरे प्यारे? नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया दोस्तों, ध्यान रखना, पेश किया गया। लेकिन दोस्तों नेहरू रिपोर्ट को भारतीयों ने नकार दिया। बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, क्यों नकारा गया था दोस्तों? वर्ष 1928 ईस्वी में जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, इसको भारतीयों ने क्यों नकार दिया था? तो इसमें व्यक्तिगत विचारधारा थी। क्या थी दोस्तों? व्यक्तिगत विचारधारा थी। तो भारतीयों ने कहा कोई अकेला व्यक्ति भारतीय संविधान के मसौदे को नहीं तैयार करेगा, इसके लिए एक संविधान सभा होगी, देश के कोने कोने से लोग आएंगे, अपने अपने व्यूज रखेंगे, उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण होगा। तो दोस्तों वर्ष 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट जो पेश किया गया था, व्यक्तिगत विचारधारा के कारण भारतीयों ने इनकार दिया था दोस्तों, पेश किया गया, जिसे मेरे प्यारे, जिसे व्यक्तिगत विचारधारा के कारण मेरे प्यारे ध्यान रखना, व्यक्तिगत विचारधारा के कारण भारतीयों ने नकार दिया। किसने दोस्तों? भारतीयों ने नकार दिया था दोस्तों, नकार दिया था।
आज से आपसे कोई पूछे कि नेहरू रिपोर्ट को भारतीयों ने क्यों नकार दिया दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन देख लेना, व्यक्तिगत विचारधारा के कारण भारतीयों ने इसको क्या किया था मेरे प्यारे, नकार दिया था। तो एक बार फिर से आप दिमाग में रिमाइंडर कर लीजिए, भारत में सर्वप्रथम संविधान बनाने की मांग किसने किया था, तो स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 ईस्वी में मेरे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया। लेकिन क्लियर प्रोविजन ये नहीं था कि इसको भारतीय बनाएंगे या ब्रिटिश बनाएंगे। तो दोस्तों भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की मांग किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया, वर्ष 1922 में किया। जैसे भारतीय शब्द जुड़ता है वैसे ब्रिटिश हम भारतीयों पर तंज कसते हैं कि पहले आप भारतीय एक प्लेटफॉर्म पर आइए, उसके बाद भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की मांग करिए। इस चुनौती को स्वीकार कौन कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू साहब स्वीकार कर रहे हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट को पेश किया दोस्तों, लेकिन व्यक्तिगत विचारधारा के कारण भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट को क्या किया दोस्तों, नकार दिया। इसके बाद वर्ष 1934 का दौर आता है, 1934 का दौर आता है। एक भारतीय प्यारे बच्चा व्यक्ति हैं जिनका नाम है M.N. राव, मानवेंद्र नाथ राव साहब ने कहा कि भारतीयों के लिए प्यारे दोस्तों सबसे पहले संविधान सभा होगी, उसके बाद प्यारे दोस्तों संविधान का निर्माण होगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने का सुझाव किसने दिया, तो उस शख्स का नाम है दोस्तों M.N. राव। और कब ये सुझाव दिया था, तो वर्ष 1934 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है दोस्तों। अगला जो पॉइंट हम ले रहे हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे। वर्ष 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में ध्यान रखना, M.N. राव द्वारा देखिए भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, ये सुझाव दिया गया दोस्तों। M.N. राव द्वारा भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का सुझाव दिया दोस्तों। संविधान के लिए संविधान सभा का सुझाव दिया दोस्तों। संविधान सभा का सुझाव दिया दोस्तों, का सुझाव दिया। तो मेरे दोस्तों M.N. राव साहब ने कहा कि पहले एक संविधान सभा होगी, देश के कोने कोने से लोग आएंगे, अपने अपने व्यूज रखेंगे, एक संविधान सभा होगी, उस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये किसने सुझाव दिया दोस्तों, M.N. राव साहब ने दिया। और कब दिया मेरे प्यारे, तो आप ध्यान में रखना ये कब दिया गया प्यारे, तो आपके सीधा सवाल होगा 1934 में। और दोस्तों वर्ष 1935 ईस्वी में ध्यान रखना, वर्ष 1935 ईस्वी में M.N. राव का समर्थन INC पार्टी ने कर दिया दोस्तों। किसने, INC पार्टी ने कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने कर दिया दोस्तों। किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने किया। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने इस बात का समर्थन किया दोस्तों कि M.N. राव साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। INC पार्टी ने M.N. राव साहब का क्या किया दोस्तों, समर्थन किया। ध्यान रखना M.N. राव साहब का समर्थन INC पार्टी ने किया दोस्तों, ध्यान रखना ने किया। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, वर्ष 1938 ईस्वी में, कब दोस्तों, वर्ष 1938 ईस्वी में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी M.N. राव का समर्थन कर रहे हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू ने भी M.N. राव का समर्थन किया दोस्तों। ध्यान रखना M.N. राव का समर्थन किया, M.N. राव का समर्थन किया दोस्तों, समर्थन किया। मेरे दोस्तों विशेष ध्यान रखना, वर्ष 1895 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम संविधान बनाने की मांग किसने किया, तो उस व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे बाल गंगाधर तिलक, जो स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्लियर प्रोविजन ये नहीं थी कि भारतीय बनाएंगे या ब्रिटिश बनाएंगे। तो भारत में सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की मांग किसने किया, तो महात्मा गांधी साहब ने किया। जैसे भारतीयों द्वारा बात की, ब्रिटिशों ने हम भारतीयों पर कटाक्ष किया, उस चुनौती को स्वीकार किया मोतीलाल नेहरू ने। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया, जिसको व्यक्तिगत विचारधारा के कारण भारतीयों ने क्या किया प्यारे, नकार दिया। उसके बाद आपने देखा दोस्तों वर्ष 1934 ईस्वी में M.N. राव साहब ने काबिल तारीफ सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का क्या होगा प्यारे दोस्तों, निर्माण किया जाएगा। उसके बाद आपने देखा 1935 में INC पार्टी ने M.N. राव साहब का समर्थन किया। उसके बाद 1934 ईस्वी में आपने ध्यान देना
कि नेहरू साहब ने भी एम.एन. राव का क्या किया दोस्तों, समर्थन किया। ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से नोट करते चलिए दोस्तों। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगली बात की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है दोस्तों, देखिए अब 1939 का दौर आ गया। आप अच्छी तरह जानते हैं वर्ष 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार विश्व में प्रारंभ हो चुका है। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होना चाहिए वर्ष 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था दोस्तों। विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था दोस्तों, प्रारंभ हो चुका था। ये देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो चुका था दोस्तों, तो ब्रिटिश प्रेशर में थे, दबाव में थे, जिन्हें भारतीयों की सहयोग की आवश्यकता थी। अब दोस्तों ब्रिटिश चाहते थे, अब इधर भारत तो ये कि हम भारतीयों की संविधान की डिमांड चल रही थी, इसी का फ़ायदा उठाना चाहते थे कौन, अंग्रेज। अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए इनके संविधान की बात को मान लें दोस्तों। अब यही से एक अच्छा प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों ने कब माना कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए दोस्तों। इस बात को ब्रिटिशर्स कब एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे कोई पूछे अंग्रेजों ने कब इस बात को स्वीकार किया, एडॉप्ट किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए दोस्तों, तो वर्ष 1940 में इस बात को अडॉप्ट कर रहे हैं। और दोस्तों विशेष ध्यान रखना, और किसमें मेरे प्यारे, अगस्त प्रस्ताव में इस बात को अडॉप्ट कर रहे हैं कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। अब देखिए वर्ष 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो चुका है। ब्रिटिशर्स जो है प्रेशर में हैं, दबाव में हैं, भारतीयों की सहयोग की ज़रूरत है दोस्तों। इसी में दो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, एक अगस्त प्रस्ताव 1940, एक क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए दोस्तों। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना। वर्ष 1940 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के सहयोग के लिए अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। क्या मेरे दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। और इसी में दोस्तों ब्रिटिशर्स ने सर्वप्रथम इस बात को अडॉप्ट किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए दोस्तों। तो ध्यान रखना इस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इसे स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। लेकिन सवाल मेरा ये है दोस्तों कि जो अगस्त प्रस्ताव पेश किया जा रहा है 1940 में, इसको भारतीयों ने क्यों नकार दिया, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने क्यों नकार दिया दोस्तों, ये मेरे समझ से बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपसे कोई पूछे जो अगस्त प्रस्ताव ये आ रहा दोस्तों वर्ष 1940 में, इसको भारतीयों ने क्यों नकारा है, तो इसका जवाब आपको बहुत अच्छे से देना है दोस्तों। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो लेते चलिए दोस्तों। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने क्यों नकार दिया, इसको आपको बताने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए ध्यान से, 1940 अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने नकार दिया। क्यों नकार दिया दोस्तों, यही तो आपसे मैं जानना चाहता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने क्यों नकार दिया, तो एक लाइन में जवाब देना, ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के सहयोग के लिए पेश किया था दोस्तों। इसमें ये कहा कि आप भारतीय पहले हमारा क्या करिए, सहयोग करिए, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए। जैसे दोस्तों विश्व युद्ध समाप्त होगा, तो मैं दोस्तों इधर देख रहे हैं हमारे संविधान की मांग चल रही थी, उसने कहा कि आपके संविधान को बनाया जाएगा जिसमें अधिकांशतः भारतीय होंगे। शब्द को ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों ने कहा कि आपके संविधान का जो डिमांड चल रही है इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अपनाया जाएगा, आपका संविधान बनाया जाएगा, लेकिन
इसमें अधिकांशतः क्या होंगे दोस्तों, भारतीय होंगे। जब अधिकांशतः भारतीय होंगे तो दूसरी तरफ इसका अर्थ ये निकलता है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। इसी अधिकांशतः शब्द से आपत्ति थी हम भारतीयों को, इसी को लेकर प्यारे दोस्तों अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने क्या कर दिया, नकार दिया। आज से कोई पूछे कि अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने क्यों नकार दिया, आप बताना कि अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार तो किया कि आपके संविधान की जो मांग चल रही है इसको अपनाया जाएगा, एडॉप्ट किया जाएगा, आपके संविधान को बनाया जाएगा, लेकिन इसमें अधिकांशतः भारतीय होंगे। अधिकांशतः भारतीय होंगे तो कुछ ना कुछ क्या होंगे दोस्तों, अंग्रेज होंगे। इस अधिकांशतः भारतीय शब्द से हम भारतीयों की आपत्ति होने के कारण दोस्तों अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था, नकार दिया गया था। इसको आप बहुत अच्छे से लिख लेना दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव 1940 को भारतीयों ने नकार दिया क्योंकि अंग्रेजों ने यह कहा कि आपके संविधान को बनाया जाएगा, लेकिन इसमें अधिकांशतः भारतीय होंगे। अधिकांशतः अगले पेज में ले रहे हैं दोस्तों, इसमें अधिकांशतः क्या होंगे दोस्तों, इसमें अधिकांशतः क्या होंगे दोस्तों, भारतीय होंगे। अधिकांशतः क्या होंगे, भारतीय होंगे। इसी शब्द से आपत्ति थी दोस्तों, अधिकांशतः भारतीय होंगे, तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है दोस्तों कि कुछ ना कुछ क्या होंगे, इसमें ब्रिटिशर्स होंगे, अंग्रेज होंगे। इसीलिए भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, नकार दिया। तो दोस्तों एक लाइन में ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में आया। अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने इस बात को तो एक्सेप्ट किया कि आपके संविधान की जो मांग है, इस संविधान की मांग को पूरा किया जाएगा, बनाया जाएगा, लेकिन इसमें अधिकांशतः भारतीय होंगे। अधिकांशतः भारतीय होंगे तो सीधा तात्पर्य ये है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। इस अधिकांशतः भारतीय वाले शब्द से आपत्ति होने के कारण भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया था दोस्तों, नकार दिया था। उसके बाद आपको अच्छे से पता है दोस्तों, वर्ष 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आ रहा है दोस्तों। क्या, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव रखा गया। क्रिप्स प्रस्ताव लिख लीजिए, क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया दोस्तों। क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया गया। इसे भी भारतीयों ने नकार दिया। इसे भी भारतीयों ने नकार दिया। इसे भी भारतीयों ने क्या किया मेरे प्यारे, नकार दिया। लेकिन फिर मेरा वही सवाल होगा कि क्रिप्स प्रस्ताव को दोस्तों, या क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को भारतीयों ने क्यों नकार दिया प्यारे, जो 1942 में आता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों ने यह कहा कि पहले आप भारतीय हमारा सहयोग करिए, हमारी मदद करिए, युद्ध समाप्ति के बाद आपकी जो संविधान की मांग है, इस संविधान को बना दिया जाएगा। तो भारतीयों ने कहा युद्ध समाप्ति के बाद क्यों, युद्ध के दौरान क्यों नहीं दोस्तों। यह कहते हुए दोस्तों क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को भारतीयों ने क्या किया, नकार दिया दोस्तों, दिया। क्योंकि अंग्रेजों ने यह कहा कि युद्ध समाप्ति के बाद आपके संविधान को बनाया जाएगा। तो भारतीयों ने यह कहा कि युद्ध के दौरान क्यों, युद्ध की समाप्ति के बाद क्यों, समाप्ति के बाद क्यों युद्ध के दौरान क्यों नहीं, युद्ध के दौरान क्यों नहीं। इस बात को कहते हुए भारतीयों ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को भी क्या कर दिया प्यारे, ठुकरा दिया। और यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक या दिवालिया बैंक का चेक कहा है दोस्तों। इस बात को नोट में लिखना है दोस्तों,
महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक या दोस्तों ऑब्लिक कर लेना पोस्ट डेटेड चेक कहा है दोस्तों, पोस्ट डेटेड चेक कहा है, डेटेड चेक की संज्ञा दिया है दोस्तों, चेक की संज्ञा दिया। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किसने दोस्तों क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक कहा या पोस्ट डेटेड चेक कहा दोस्तों। दिवालिया की इंग्लिश होती है इंसॉल्वेंसी। दिवालिया किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसा व्यक्ति, ऐसी संस्था या ऐसी कोई बैंक जिसकी पूरी संपत्ति उसके कर्ज से कम होता है, उसको हम लोग दिवालिया कहते हैं। जब बैंक की संपत्ति कर्ज से भी प्यारे दोस्तों क्या है, कम है, तो दोस्तों कैसे उसका चेक प्यारे दोस्तों भजेगा, ये तो बाउंस कर जाएगा। इसी की संज्ञा दे बैठे कौन? महात्मा गांधी। किसके परिप्रेक्ष्य में दोस्तों? तो विशेष ध्यान रखना क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। तो दो प्रस्ताव पेश किए गए दोस्तों, एक अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, एक क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में आया। दोनों प्रस्ताव भारतीयों के सहयोग के लिए लाया गया था। लेकिन पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव को क्यों ठुकराया गया, तो आप बताना अंग्रेजों ने कहा कि आपके संविधान की डिमांड को माना जाएगा लेकिन इसमें अधिकांशतः भारतीय होंगे। इस अधिकांशतः भारतीय होंगे तो कुछ न कुछ प्यारे दोस्तों ब्रिटिशर्स होंगे। इस बात को लेकर दोस्तों अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। और दोस्तों क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में अंग्रेजों ने यह कहा कि आप भारतीय पहले हमारा सहयोग करिए, समर्थन करिए, जैसे युद्ध की समाप्ति होगी आपके संविधान को बनाया जाएगा। तो भारतीयों ने इस बात को कहते हुए ठुकरा दिया कि युद्ध के समाप्ति के बाद क्यों, युद्ध के दौरान क्यों नहीं, ये कहते हुए क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को भारतीयों ने ठुकरा दिया दोस्तों। और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक का चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिया है दोस्तों। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला जो बात हम लोग करने वाले हैं, ये करने वाले दोस्तों नेक्स्ट। अब देखिए प्यारे, वर्ष 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है दोस्तों, इस पर थोड़ा नज़र रखिएगा। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया दोस्तों। इसी मध्य 1945 ईस्वी में ही ध्यान रखना, वर्ष 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ दोस्तों। ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ। ये देखिए ब्रिटेन में क्या हो रहा है मेरे प्यारे, आम चुनाव होता है। इस आम चुनाव में दो प्यारे बच्चा उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसको मैं ऐसे बना के दिखा दे रहा हूँ, आम चुनाव, दो उम्मीदवार आमने सामने हैं दोस्तों। इसको आप देख लीजिए, दो उम्मीदवार कौन कौन से हैं और किस पार्टी से संबंध रखते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक का नाम है मेरे प्यारे ये देखिए आम चुनाव होता है कब? 1945 में आम चुनाव होता है। कहाँ प्यारे दोस्तों? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन की इस आम चुनाव में दो उम्मीदवार आमने सामने हैं। एक का नाम है दोस्तों क्लीमेंट एटली, एक का नाम है विंस्टन चर्चिल। और जो क्लीमेंट एटली थे लेबर पार्टी से थे दोस्तों, लेबर पार्टी जिसको श्रम पार्टी भी आप कह सकते हो। लेबर पार्टी से संबंध इनका था। कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध इनका था दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी। ये देखिए कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे कौन? विंस्टन चर्चिल। लेकिन दोस्तों इस चुनाव में क्लीमेंट एटली ये दोस्तों विजयी हो जाते हैं, ये चुनाव जीत जाते हैं और ये चुनाव पराजित हो जाते हैं दोस्तों, पराजय हो जाते हैं या पराजित हो जाते हैं कौन? विंस्टन चर्चिल। अब देखिए लेबर पार्टी के जो उम्मीदवार थे क्लीमेंट एटली, 1945 के ब्रिटेन के आम चुनाव में चुनाव जीत जाते हैं। तो क्लीमेंट एटली ने क्या किया? भारतीय संविधान के निर्माण हेतु और भारतीय संविधान सभा के गठन हेतु और तथा भारत में अंतरिम सरकार के गठन के हेतु एक दोस्तों प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उसी प्रस्ताव का नाम है कैबिनेट मिशन प्लान ला रहे हैं दोस्तों,
कौन मेरे प्यारे? तो आप बताना, क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के उम्मीदवार थे और यही दोस्तों इस चुनाव को जीत जाते हैं। इनको लगा कि नहीं, भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और भारत में जब संविधान सभा होगी, भारत में एक अंतरिम सरकार होनी चाहिए और भारत को पूर्णतया क्या मिलनी चाहिए? आज़ादी मिलनी चाहिए दोस्तों। और ये काम किसने किया? तो लेबर पार्टी के उम्मीदवार क्लीमेंट एटली ने दोस्तों एक प्रस्ताव रखा। वहाँ की उच्च सदन में, ब्रिटेन की उच्च सदन का नाम, निम्न सदन का नाम, दोनों में रख रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, आगे देखिए प्यारे। देखिए ब्रिटेन में जो हाउस की बात करें, ब्रिटेन में अगर सदन की बात करें, ब्रिटेन की अगर संसद की बात हम लोग कर लें, तो यहाँ की भी संसद में 2 हाउस हैं दोस्तों। कितने? 2 हाउस हैं। एक का नाम है उच्च सदन दोस्तों, उच्च सदन, अपर हाउस कहते हैं। एक का नाम है निम्न सदन, लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन, इसको हम लोग लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। उच्च सदन का जो नाम है दोस्तों यहाँ कर, उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या नाम दोस्तों? हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसका दोस्तों क्या है? उच्च सदन का नाम है। और जो निम्न सदन का नाम है दोस्तों, इसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन। क्या नाम दोस्तों? हाउस ऑफ कॉमन। यहाँ की मेरे प्यारे निम्न हाउस है, उच्च निम्न सदन है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखना है। तो मेरे दोस्तों मैं इस बात को ध्यान दूं कि फरवरी 1900, ध्यान रखना, फरवरी 1946 ईस्वी में प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, 1946 ईस्वी में, फरवरी 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के निर्माण हेतु तथा भारत में अंतरिम सरकार के गठन हेतु मेरे दोस्तों ध्यान रखना, वही दोस्तों क्लीमेंट एटली साहब जो लेबर पार्टी के उम्मीदवार थे, जो चुनाव जीते थे, तात्कालिक प्रधानमंत्री बनते हैं कहाँ के? ब्रिटेन के। उन्होंने फरवरी 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन के लिए, भारत में अंतरिम सरकार के गठन करने के लिए एक कैबिनेट मिशन प्लान प्यारे दोस्तों का प्रस्ताव रखते हैं। ये वही कैबिनेट मिशन प्लान है जिसके 3 सदस्य होंगे, भारत में आएंगे। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचेगा कैबिनेट मिशन प्लान। और दोस्तों 2 काम करने के लिए आ रहा है, भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए आ रहा है और भारत में अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए आ रहा है दोस्तों। तो इतनी बातें पहले ध्यान में रखने ला। ब्रिटेन की संसद का जो उच्च हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड है, जो निम्न सदन है, लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखना। अब इसी दोस्तों हाउस से पारित हो रहा है दोस्तों क्या? कैबिनेट मिशन प्लान इसी हाउस से पारित हो रहा है, जो फरवरी 1946 में पारित हो रहा है दोस्तों। अगला जो पॉइंट लिखना है, ये लिखना है दोस्तों, फरवरी 1946 ईस्वी में, 46 ईस्वी में क्लीमेंट एटली द्वारा भारतीय संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार की गठन हेतु कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया गया। कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया, संसद में पेश किया गया, जो पारित होकर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। 24 मार्च, ये पूछा जा चुका है दोस्तों, 1946 ईस्वी में भारत आया दोस्तों। 24 मार्च 1946, 24 मार्च है मेरे प्यारे, इसको बहुत अच्छे से लिख लेना। 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया। आपसे पूछा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया था दोस्तों? 24 मार्च 1946 ईस्वी को कहाँ आ रहा है? भारत में आ रहा है। और फरवरी 1946 में ब्रिटेन की प्यारे दोस्तों संसद से प्रस्ताव पारित हुआ है दोस्तों। कौन? कैबिनेट मिशन प्लान। और दोस्तों 24 मार्च 1946 को कहाँ आ रहा है? भारत में आ रहा है दोस्तों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, या हेडिंग बना लीजिए, कैबिनेट मिशन प्लान, हेडिंग बना लो मेरे दोस्तों, प्लान
1946। ये होगी हेडिंग। इसमें 2-3 बातें याद रखना। यह 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया। इसमें कुल 3 सदस्य थे। कितने मेरे प्यारे? इसमें कुल 3 सदस्य थे। इसमें कुल 3 सदस्य थे दोस्तों। और 3 सदस्य में कौन कौन है देख लीजिए। 3 सदस्य में कौन कौन है? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, एवी दोस्तों, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये देखिए 3 सदस्य हैं दोस्तों। विधि के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ब्रिटेन से आ रहे हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन प्लान में कुल कितने सदस्य थे मेरे प्यारे? 3 सदस्य थे। वो 3 सदस्य कौन कौन से हैं? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस जो था इंडिया सेक्रेटरी था दोस्तों, भारत सचिव था। क्या थे प्यारे? भारत सचिव था दोस्तों, इंडिया सेक्रेटरी था कौन? पैथिक लॉरेंस। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। क्या थे दोस्तों? नौसेना मंत्री थे दोस्तों, ध्यान रखना। और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे व्यापार बोर्ड के क्या थे मेरे प्यारे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे दोस्तों, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये तीनों जो शख्स हैं इनके पास कैबिनेट मंत्रालय पहले से रहा, इसलिए नाम क्या पड़ गया? कैबिनेट मिशन प्लान। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, और दोस्तों ध्यान में रखना स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या था? तो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था दोस्तों। ये कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए नाम पड़ा कैबिनेट मिशन प्लान। ये कब भारत में आ रहा है? 24 मार्च 1946 ईस्वी को आ रहा है। और कौन कौन से काम? 2 प्रमुख काम करने के लिए, भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने के लिए और भारत में अंतरिम सरकार का मेरे प्यारे गठन करने के लिए ये कैबिनेट मिशन प्लान भारत आ रहा है दोस्तों। 3 सदस्य हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन एक बात यहाँ नोट डालकर लिखना है दोस्तों, इस कैबिनेट मिशन प्लान की अध्यक्षता किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये पूछा जाए कैबिनेट मिशन प्लान की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन प्लान की अध्यक्षता किसने किया था प्यारे? अध्यक्षता किसने किया था? कैबिनेट मिशन प्लान की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने किया था। किसने किया था दोस्तों? पैथिक लॉरेंस ने किया था। इसको आप बहुत अच्छे से नोट डालकर लिख लेना दोस्तों। किसने किया था? पैथिक लॉरेंस ने किया था। कैबिनेट मिशन प्लान की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? तो ये वही पैथिक लॉरेंस ने किया था जो भारत सचिव था दोस्तों। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए नेक्स्ट। अगला पॉइंट ये होगा, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आ रहा है दोस्तों, ये 2 काम करने के लिए आ रहा है। भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए, भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए आ रहा है दोस्तों। और दूसरा जो काम कर रहा है, भारत में दोस्तों, भारत में अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए, अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आ रहा है। ये दोनों काम कौन करेगा दोस्तों? आप बता देना। इन्हीं दोनों काम के लिए तो कैबिनेट मिशन प्लान कहाँ आया था? भारत में आया था दोस्तों। कैबिनेट मिशन प्लान कहाँ आया? भारत में आया था। अब भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए कहाँ आ रहा है दोस्तों? भारत में आ रहा है। तो दोस्तों भारत में जितनी भी इस समय के राजनेता थे, चाहे मुस्लिम लीग पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे प्यारे बच्चा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, जितने भी आला नेता थे भारत में, सब नेताओं से मुलाकात करता है दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान की अध्यक्षता किसने किया? तो पैथिक लॉरेंस ने किया दोस्तों। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान सभा का क्या हो रहा है दोस्तों? गठन हो रहा है दोस्तों। इसको आप हेडिंग डालिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन हो रहा है। पहले इसको देख लीजिए एक पॉइंट लिखने के बाद। CMP मैं लिख दूं या कैबिनेट मिशन प्लान ही लिख दे रहा हूं दोस्तों। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन
हुआ दोस्तों। और जब भारतीय संविधान सभा का गठन हो रहा दोस्तों, तो अगले पेज में लेते हैं क्योंकि बड़ा वो होगा। तो भारतीय संविधान सभा कुछ इस प्रकार है दोस्तों, देख लीजिए। भारतीय संविधान सभा, हेडिंग बना लेना दोस्तों, संविधान सभा। ये देखिए भारतीय संविधान सभा आपकी हेडिंग होगी। इसमें पहला पॉइंट यही होगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। एक तो ये बात। और दोस्तों पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। 389 जो सदस्य हैं, ये कुल सदस्य हैं दोस्तों। क्या है ये कुल सदस्य हैं, कुल सदस्य। ये भारतीय संविधान सभा का स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद 389 जो सदस्य चुने गए दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान सभा में, मेरे प्यारे इनके निर्वाचन का आधार पूछा गया है। इनके निर्वाचन का आधार जनसंख्या थी मेरे दोस्तों, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित थी। कहने का एक व्यक्ति जो था दोस्तों 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला था। और 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर मेरे दोस्तों इस भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किया गया है दोस्तों। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आधार क्या था दोस्तों इन सदस्यों के निर्वाचन का? आधार जनसंख्या थी दोस्तों, क्या थी? जनसंख्या थी। और ये भी लिख लेना दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या पर, कितना दोस्तों? 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर मेरे दोस्तों, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित थी। क्या थी मेरे दोस्तों? एक सीट निर्धारित थी। ये भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो जनसंख्या का निर्धारण किया गया है, दूसरा पॉइंट ये लिख लेना, 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर, 1971 की जनसंख्या को मेरे प्यारे, जनसंख्या को आधार माना गया है दोस्तों, या माना गया था, लिख दो, आधार माना गया था। इस बात को भी आप दिमाग में रखिएगा दोस्तों। अब उन 389 टोटल मेंबर, इस 389 में मेरे प्यारे आप ध्यान रखना जो 93 सदस्य थे, 93 जो सदस्य दोस्तों, 93 जो मेंबर थे, ये मेरे प्यारे देशी रियासत से आए थे। कहाँ से आए थे मेरे प्यारे? ये देशी रियासत से आए थे। कहाँ से आए थे? देशी रियासत से आए थे। कहाँ से आए थे मेरे प्यारे? देशी रियासत से आए थे। अब 389 में 93 यहाँ से आ गए। अब बचे कितना? 296 जो सदस्य हैं। 296 में दोस्तों ध्यान रखना 4 जो सदस्य हैं, 4 सदस्य ये दोस्तों कमिश्नरी प्रांत से आए थे। कहाँ से आए थे? कमिश्नरी प्रांत से आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों? तो आप बताना, कमिश्नरी प्रांत से आए थे। जो बच गए दोस्तों, अब 296 में से 4 चले गए, जो 292 सदस्य ये बचे दोस्तों, यही ब्रिटिश नियंत्रण राज से थे। कहाँ से दोस्तों? ये जो थे दोस्तों, तो ध्यान रखना ये ब्रिटिश नियंत्रण राज से थे। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटिश नियंत्रण राज से थे दोस्तों। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ब्रिटिश नियंत्रण राज्य से थे। और कमिश्नरी 4 थी दोस्तों। 4 कमिश्नरी कौन कौन थी? ध्यान रखना, एक दिल्ली थी दोस्तों, एक दिल्ली थी, एक बलूचिस्तान था दोस्तों। क्या? बलूचिस्तान था। एक कुर्ग था कर्नाटक का दोस्तों, कर्नाटक का कुर्ग कहाँ पे आ रहे दोस्तों? तो आप बता देना, कर्नाटक का कुर्ग था। और एक चौथी जो कमिश्नरी थी दोस्तों, मेरवाड़ा दोस्तों। और मेरवाड़ा कहाँ? ध्यान देना, राजस्थान में। कहाँ मेरे प्यारे? राजस्थान में। ये 4 कमिश्नरी थे दोस्तों, देख लीजिए, 1 2 3 और मेरे प्यारे ये 4 कमिश्नरियाँ थी। किसमें? भारतीय संविधान सभा में। ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना दोस्तों। बहुत बार ये प्रश्न बना है कि भारतीय संविधान सभा का प्यारे बच्चा गठन किसके द्वारा हुआ है या निर्वाचन किसके द्वारा हुआ है दोस्तों? तो आप बताना। देख लीजिए, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया मेरे प्यारे। इसमें कुल कितने मेंबर हैं? 389 टोटल सदस्य हैं। इस 389 में 93 ऐसे सदस्य हैं जो देशी रियासत से आ रहे हैं दोस्तों, और 4 ऐसे सदस्य हैं जो कमिश्नरी प्रांत से आ रहे हैं। कमिश्नरी 4 थी, दिल्ली था दोस्तों, बलूचिस्तान था, एक दोस्तों कुर्ग कर्नाटक, एक मेरवाड़ा राजस्थान। यहाँ से एक अच्छा प्रश्न ये बन सकता है कि भारतीय संविधान सभा का कमिश्नरी प्रांत का वह कौन सा सीट है दोस्तों, वह कौन सा प्रांत है जो वर्तमान में भारत में नहीं है? तो आप किसको बताएंगे दोस्तों? बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया दोस्तों, देश के विभाजन के बाद। ये कहाँ चला गया दोस्तों? तो आप बता देना, ये पाकिस्तान में चला गया है। बलूचिस्तान जो प्रांत है
वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। एक बढ़िया प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों, विशेष ध्यान रखना। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, जो 389 सदस्य चुने गए, आधार का था क्या था दोस्तों, तो मैंने पहले ही बता दिया, जनसंख्या ये आधार थी। क्या थी मेरे प्यारे? जनसंख्या के आधार पर ये निर्वाचन हुआ दोस्तों। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित थी। और किस वर्ष की जनसंख्या को आधार बनाया गया दोस्तों, तो 1971 की जनसंख्या को आधार मानते हुए दोस्तों संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। 389 मेंबर मेरे दोस्तों चुने गए। इस 389 मेंबर में 93 विदेशी रियासत से आ रहे हैं दोस्तों, और 4 कमिश्नरी प्रांत से आ रहे हैं। जो बच गए 292 ये ब्रिटिश नियंत्रण राज से आए थे दोस्तों। पूरा का पूरा प्रोफार्मा आपके सामने, पूरा का पूरा डिक्टो प्यारे दोस्तों तैयार है। आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं, एक बढ़िया सवाल ये बनता है कि जो संविधान सभा हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, इस संविधान सभा में जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, ये किस प्यारे दोस्तों पद्धति पर आधारित था। आपसे सवाल पूछेगा, सवाल ऐसा बनेगा दोस्तों कि संविधान सभा में, सीधा सवाल होगा कि संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित हुए थे या सदस्य चुने गए थे, ऐसे लिख सकता है, चुने गए थे। ये तो होगा प्रश्न। फिर 4 ऑप्शन यहाँ पर बनाएगा दोस्तों, ए में डालेगा, बी में लिखेगा, सी में, और उसके बाद डी में दोस्तों। यहाँ पर लिखेगा निर्वाचित सदस्य थे कि मनोनीत थे दोस्तों, मनोनीत मेंबर थे, या दोस्तों फिर पूछेगा दोनों थे या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं था दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पर जो सही आंसर होने वाला है मेरे प्यारे, ये सी, दोनों प्रकार के मेंबर थे दोस्तों। कौन? दोनों प्रकार के सदस्य थे। किसमें? संविधान सभा में। आप कहेंगे सर कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 389 टोटल सदस्य दोस्तों, इसमें आपको ध्यान में रखना, जो 93 देशी रियासत से दोस्तों, कहाँ से? देशी रियासत से जो थे 93 देशी रियासत से जो 93 मेंबर थे मेरे प्यारे, इस सब के सब मनोनीत मेंबर थे। कैसे थे दोस्तों? मनोनीत सदस्य थे। ये मनोनीत सदस्य थे दोस्तों, ध्यान में रखना। अब जब 389 में निकाल देते हैं, जो बच्चा है 296, ये जो सदस्य हैं दोस्तों, ये निर्वाचित मेंबर थे। कैसे थे दोस्तों? निर्वाचित मेंबर थे। कैसे थे दोस्तों? ये निर्वाचित सदस्य थे। इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखना मेरे प्यारे। भारतीय संविधान सभा में दोनों प्रकार के मेंबर थे, निर्वाचित मनोनीत दोनों। 389 में 93 ऐसे सदस्य रहे जो देशी रियासत से थे। ये निर्वाचन नहीं बल्कि क्या किया गया था, इनका मनोनयन किया गया था, नामोनोट किए गए थे, ये मनोनीत किए गए थे। और जो बच गए 296 ये जो सदस्य थे, ये मेरे प्यारे निर्वाचित सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर दोनों वाला सही ऑप्शन होगा, क्योंकि संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य भी थे और साथ ही साथ मनोनीत सदस्य भी थे। और मनोनीत सदस्य कौन थे दोस्तों? देशी रियासत के सभी 93 सदस्यों का मनोनयन हुआ था। और जो बच गए थे 296, ये निर्वाचित मेंबर होकर आए थे। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों। अगला, नेक्स्ट, अगली बात देखिए दोस्तों, इतनी बात हो गई। आगे सवाल ये पूछेगा दोस्तों कि जो भारतीय संविधान सभा में 389 मेंबर चुने गए, इसमें कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की और मुस्लिम लीग पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा जीते गए सीटों की संख्या दोस्तों, जीते गए सीटों की संख्या जो थी दोस्तों, सीटों की संख्या मेरे प्यारे, सीटों की संख्या मेरे भैया, संख्या 208 थी। कितनी थी मेरे दोस्तों? 208 थी। और फिर ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा में मेरे प्यारे, भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम लीग पार्टी द्वारा दोस्तों, मुस्लिम लीग पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या दोस्तों, पार्टी द्वारा जीते गए सीटों की संख्या दोस्तों, ध्यान रखना, जीते गए सीटों की संख्या मेरे प्यारे। तो आप इसको बताना, 73 सीटें थी। कितनी मेरे प्यारे? 73, यहाँ पर 260। लेकिन रिजल्ट आने से पहले, परिणाम आने से पहले मुस्लिम लीग पार्टी ने दावा किया था कि हम कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा सीटें पर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन देख लो परिणाम कुछ इस प्रकार से आया था दोस्तों,
भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी की 208 सीटों पर जीत दर्ज मिली और वहीं पर मुस्लिम लीग पार्टी को सिर्फ 73 सीटों पर जीत दर्ज मिली थी दोस्तों। इसको भी आप अच्छे से कॉपी पेन में लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना दोस्तों। अगली बात देख लीजिए नेक्स्ट। अगली बात बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो साझा कर रहा हूँ। भारतीय संविधान सभा में मेरे दोस्तों समुदाय कितने थे, समुदाय से प्रश्न पूछा गया। कैटेगरियाँ कितनी थी दोस्तों, समुदाय कितने थे दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना दोस्तों। क्या समुदाय कितने थे, समुदाय, तो मेरे भैया समुदाय की बात करेगा तो समुदाय 3 थी। कितनी, 3 समुदाय थे दोस्तों, ध्यान रखना। एक सिख समुदाय था, क्या था मेरे प्यारे, सिख समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय था और एक मेरे प्यारे अन्य समुदाय था। क्या था प्यारे दोस्तों, अन्य समुदाय था। और सिख समुदाय से कितने सदस्य आए थे, 4 सदस्य सिख समुदाय से आए थे मेरे दोस्तों। 79 मेंबर मुस्लिम समुदाय से आए थे और दोस्तों 213 सदस्य कहाँ से आए थे दोस्तों, अन्य से आए थे दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखना है। इसको जब काउंट करेंगे 9 4 13 3 16 की 6 और 9 296, यही तो मैं बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान सभा में दोस्तों, सभा में निर्वाचित जो मेंबर थे यही तो थे दोस्तों, यही तो थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था। ये कितने, 296 मेंबर। और सीधा सवाल आपसे होगा कि संविधान सभा में कुल कितने समुदाय थे, तो आप बताना 3 समुदाय थे। और 3 समुदाय में सिख समुदाय से कितने सदस्य निर्वाचित किए गए, तो भैया आप 4 बताना। मुस्लिम समुदाय से कितने सदस्य निर्वाचित हुए, तो 79 बता देना है। अन्य समुदाय से कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, 213 निर्वाचित हुए और टोटल मेरे प्यारे 296। इस प्रकार संविधान सभा में सदस्यों का क्या हुआ था दोस्तों, निर्वाचन हुआ था। किस कैटेगरी से कितने मेंबर चुने गए थे, ये भी आप बहुत अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेना दोस्तों, क्योंकि सीधा सवाल होगा कि भारतीय संविधान सभा में सिख समुदाय का कितना प्रतिनिधित्व था। सीधा सवाल होगा, आप 4 बताना। मुस्लिम समुदाय का कितना था, आप प्यारे बच्चा 79 बताना। और अन्य समुदाय से प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो 213 आप बताना दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ से बन सकता है मेरे प्यारे। अगला जो हम लोग लिखना चाहते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। अगला देख लीजिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन, ये हेडिंग बना लेना, मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान सभा की कुल 3 बैठकें हुई थी दोस्तों। संविधा की कुल 3 बैठकें हुई थी। वैसे तो भारतीय संविधान की कुल 12 बैठकें हुई, लेकिन सीएमपी के तहत पूछा जाएगा। 3 बैठक हुई थी दोस्तों, और 3 बैठक आपके सामने मैं रख रहा हूँ। 3 बैठक को कौन कौन से है दोस्तों, देख लीजिए। 3 बैठक कब हुई उसको भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। 3 बैठक देख लीजिए प्यारे। जो पहली बैठक हो रही 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हो रही है, 9 दिसंबर 1946 को। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद मेरे प्यारे 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरी बैठक हो रही है। 3 अहम बैठक बुलाई गई दोस्तों सीएमपी के तहत भारतीय संविधान सभा की। बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों, तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा अच्छे से। देखो 9 दिसंबर को जो बैठक बुलाई गई प्यारे दोस्तों, पूछा ये जाता है कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों ने पहली बैठक में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टी शामिल होने से इनकार कर रही है, क्योंकि उसका तो दावा था कि हम कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन परिणाम 73 पर सिमट कर रह जाती है। तो पहली देख रहे हैं बैठक से शामिल होने से इनकार कर रही, भाग नहीं लेती है कौन, मुस्लिम लीग पार्टी। तो इसी को जानते हुए एग्जामिनर पूछता है कि प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे दोस्तों, तो कुल 207 सदस्य शामिल हुए। कितने, कुल 207 सदस्य दोस्तों, सदस्य भाग लिए थे दोस्तों, किसमें, पहली बैठक में। किसमें, 207 सदस्य। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना, इस 207 सदस्यों में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे दोस्तों, बुजुर्ग जो व्यक्ति थे दोस्तों, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। बुजुर्ग जो व्यक्ति थे दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा। बुजुर्ग यानी कि वरीयता के आधार पर, वरीयता दोस्तों वृद्ध के आधार पर किसको, बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को मेरे प्यारे ध्यान में रखना, डॉक्टर आगे लगा लेना दोस्तों। सच्चिदानंद सिन्हा साहब को मेरे प्यारे, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया प्यारे, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखना।
और एक बड़ी बात ये है दोस्तों कि इसमें कुल कितनी महिला पार्टिसिपेट कर रही हैं दोस्तों, तो 9 महिला सदस्य शामिल हो रहे हैं। कितना? 9 महिला सदस्य शामिल हो रहे हैं दोस्तों। कितना? 9 महिला सदस्य इस पहली बैठक में भाग ली दोस्तों। कितना भाग ली? कुल कितनी? 9 महिला सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। और एक बड़ा पॉइंट ये लिखना दोस्तों, मुस्लिम लीग पार्टी इस पहले बैठक में शामिल होने से इनकार कर दे रही दोस्तों। इस पॉइंट को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, मुस्लिम लीग पार्टी शामिल नहीं हुई दोस्तों। मुस्लिम लीग पार्टी शामिल नहीं हुई, इसको लिख लेना, शामिल नहीं हुई दोस्तों, ध्यान में रखना, मुस्लिम लीग पार्टी शामिल नहीं हुई। तो दोस्तों पहली बैठक का कारनामा कुछ इस प्रकार है। कुल 207 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों क्या बनाया गया? अस्थायी टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया दोस्तों, वरीयता के आधार पर। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किस बेस पर संविधान सभा का टेम्परेरी प्रेसिडेंट अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो वरीयता के आधार पर। वरीयता में किसको लिया गया दोस्तों? सबसे वृद्ध जो व्यक्ति थे दोस्तों, सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनके वरीयता के बेस पर दोस्तों टेम्परेरी प्रेसिडेंट अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें कुल 9 महिला सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग पार्टी शामिल नहीं होती है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। उसके 2 दिन बाद जब दूसरी बैठक बुलाई जा रही है दोस्तों, क्या होते हैं 2 दिन बाद वाली बैठक में? मेरे दोस्तों जहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, इनको इनके पद से हटाया गया। इनके स्थान पर फिक्स्ड प्रेसिडेंट अस्थायी अध्यक्ष लाया गया, जिसका नाम था मेरे प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। तो मेरे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। क्या बनाया गया दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष के साथ साथ यहाँ 2 उपाध्यक्ष की अपॉइंटमेंट की गई। एक का नाम था दोस्तों HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। एक का नाम था दोस्तों VT कृष्णाचारी दोस्तों। तो 2 उपाध्यक्ष बने हैं दोस्तों, ये तो अध्यक्ष हैं, और 2 उपाध्यक्ष बने हैं। उपाध्यक्ष 2 का नाम लिख लेना दोस्तों। एक का नाम है HC मुखर्जी साहब, हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका पूरा नाम है, HC मुखर्जी। एक VT कृष्णाचारी साहब। कौन दोस्तों? VT कृष्णाचारी साहब। ये 2 दोस्तों क्या बनाए गए? कृष्णाचारी। ये क्या बनाए गए दोस्तों? कृष्णाचारी। ये 2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों। और इसी दूसरी बैठक में ही मेरे दोस्तों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की अपॉइंटमेंट की जा रही है, संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की जा रही है दोस्तों। वो संवैधानिक सलाहकार कौन था प्यारे दोस्तों? तो BN राव था। क्या नाम था दोस्तों? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव दोस्तों। कौन दोस्तों? BN राव। BN राव साहब को, BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है। संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया दोस्तों। क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार इस दूसरी बैठक में बनाया जा रहा है दोस्तों। तो दूसरी बैठक में अध्यक्ष कौन बन रहा है दोस्तों? वो भी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को बनाया गया। 2 उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई, एक HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एक VT कृष्णाचारी साहब, 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। और BN राव साहब को दोस्तों, बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद 2 दिन बाद जो तीसरी बैठक हो रही दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों। इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया जा रहा है दोस्तों। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों, JL नेहरू मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, JL नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव, क्या प्यारे दोस्तों? उद्देशिका प्रस्ताव मेरे प्यारे, उद्देशिका प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन क्या किया गया दोस्तों? पेश किया गया मेरे दोस्तों। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। उद्देशिका प्रस्ताव को क्या किया गया मेरे प्यारे? हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख लेना, उद्देशिका प्रस्ताव ऑब्लिक करके ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन लिख लेना दोस्तों, पेश किया गया दोस्तों इस तीसरी बैठक में। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान सभा की कुल 3 बैठकें होती है मेरे प्यारे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो रही है। दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हो रही है। तीसरी बैठक फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को
हुई दोस्तों। और इस पहली बैठक में आपने देखा कि कुल 207 सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे दोस्तों 389 में 207 सदस्य आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका जो मुस्लिम लीग पार्टी ने इस पहली बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए दोस्तों देख रहे हैं सदस्यों में कमी आई, 207 सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन 207 सदस्यों में वरीयता क्रम के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। और इसमें कुल 9 महिला सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग पार्टी शामिल होने से इनकार कर दे रही दोस्तों। उसके बाद 2 दिन बाद जो बैठक हो रही है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, इसमें पहला काम क्या किया गया, जहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, इनको इनके पद से हटाया गया। इनके स्थान पर दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को बनाया गया। उसके बाद मेरे दोस्तों ध्यान रखना, 2 उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई, एक HC मुखर्जी साहब को, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को, एक VT कृष्णाचारी साहब को, और एक प्यारे दोस्तों विशेष ध्यान रखना VN राव साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया दोस्तों। और 2 दिन बाद जो बैठक हो रही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मेरे प्यारे उद्देशिका प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पेश किया जा रहा है दोस्तों। और ध्यान में रखना, ये उद्देशिका प्रस्ताव क्या था, तो मेरे संविधान का पूरा प्यारे बच्चा ढांचा था, रूपरेखा था, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, वही है उद्देशिका प्रस्ताव। कब प्यारे दोस्तों पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। अभी यहाँ पर इसको अपनाया नहीं गया दोस्तों, ये आगे चलकर अपनाया जाएगा दोस्तों। और उस तिथि का क्या नाम है, 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1947 दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन क्या किया जाएगा दोस्तों, एडॉप्ट किया जाएगा। आगे हम लोग इस बात को लिखेंगे दोस्तों जब वहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल इस प्रकार है, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं दोस्तों, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा और एक एक चीज़ को अपने कॉपी में लिखते चलिएगा दोस्तों। आगे जो हम लोग देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत दोस्तों जो 3 बैठकें हुई, तीनों बैठकों को कब कब हुई, किस बैठक में कौन सी घटना घटी, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहीं से एक प्रश्न बनाया था आयोग ने, प्रश्न कुछ इस प्रकार, इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष कौन था या किसे बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, किसे बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों, बनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, दूसरा दोस्तों बी में दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब, सच्चिदानंद सिन्हा साहब, तीसरा सी में दिया है दोस्तों BN राव साहब, और डी में ऑप्शन दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। ये 4 ऑप्शन है। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, इसे आपको बताना है मेरे दोस्तों। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है मेरे प्यारे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये पूछा गया दोस्तों, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ये आपको बताना है मेरे प्यारे। तो संविधान सभा का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था, इसको आपको बताना है मेरे प्यारे। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टिक करना। आप कहेंगे सर क्यों टिक करेंगे, तो भैया यहाँ पर क्या दिया है, प्रथम अध्यक्ष दिया है, ना तो यहाँ अस्थाई लिखा है दोस्तों, ना तो यहाँ पर अस्थाई लिखा है, प्रथम पूछा है दोस्तों। तो भले ही टेम्परेरी बनाए गए थे, लेकिन कौन बनाए गए थे दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब बनाए गए थे प्रथम प्यारे दोस्तों अध्यक्ष। इसलिए इस क्वेश्चन के बिहाफ पर जो क्वेश्चन सही होने वाला है, आंसर सही होने वाला है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सही होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर पूछ लेता प्रथम अस्थाई अध्यक्ष, अगर अस्थाई पूछ लेता तो दोस्तों आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को टिक करते, लेकिन ये तो नहीं पूछा। उसने क्या पूछा था दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। भले ही टेम्परेरी अध्यक्ष बने हों, लेकिन प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों, तो डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा को बनाया गया था। इसको आप अपने कॉपी में लिख लेना। ये दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। हम लोग जल्दबाजी में एग्जाम प्रेशर में आकर ऐसे प्रश्नों को गलत कर लेते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही। अध्यक्ष कौन बना था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऐसा हम लोग कयास लगाते हैं जो कि पूर्णतः गलत हो जाता है दोस्तों। पहला अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, भले ही टेम्परेरी बने हों, और पहली बैठक में ही बने थे, आपको बताया 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने संविधान के प्यारे दोस्तों प्रारंभिक इतिहास को देखते हुए और कैबिनेट मिशन प्लान पर पहुंचे। और कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया दोस्तों? तो 24 मार्च 1946 को भारत में आ रहा है। 2 काम करने के लिए आ रहा है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने के लिए और भारत में अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए आया था दोस्तों। और पूरा का पूरा प्रोफार्मा आप लोगों ने देखा। एक एक चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगले दोस्तों बृहस्पतिवार को जब हम मुलाकात करेंगे, इसी के जस्ट आगे कि एकदम बिल्कुल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास करने वाले हैं। एक भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंसी साबित होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप क्या करिए दोस्तों, इसका एक प्रॉपर नोट्स आप मेंटेन करिए, अपने हैंड राइटिंग में इसको मेंटेन करिए दोस्तों। बहुत ही कारगर साबित होगा आपके एग्जाम में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते में रात में बृहस्पतिवार 8 बजे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।